ये जो छोटा सा देश है उसका नाम है जापान। विकसित जो देश है उसमें इसका भी नाम आता है, क्योंकि माना जाता है कि टेक्नोलॉजी के समय में दोस्तों सबसे पहला उसका नाम आता है। और उसमें कई सारी दोस्तों ऐसी फैसिलिटी है, वहां पे क्राइम भी नहीं है, वहां पे पोल्यूशन भी नहीं है और वहां पे करप्शन भी नहीं है। हेल्थ के कॉम्पिटिशन में आप देखेंगे तो जापान सबसे पहले नंबर पे है। वहां पे जितने लोग हैं दोस्तों 90 से 100 साल तक लोग तो आपको यूं ही दिख जाएंगे, इतना वहां पे सब लोग हेल्थी पीपल है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात तो वो है कि जापान की जो बुलेट ट्रेन है सबसे दुनिया भर में उसका सबसे ज्यादा चर्चा है दोस्तों। इतना सक्सेसफुल देश होने के बाद भी कई सारी ऐसे जो डार्क जो ट्रूथ है उसके बारे में कई लोग नहीं जानते, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कौशिक और स्वागत है आपका मोटिवेशनल गुरु में। बात है 1980 की दोस्तों। उस टाइम जापान है ना, उसको सबसे बड़ा सुपर पावर माना जाता है। सबसे बड़ी जो इकोनॉमी हाई हुई थी दोस्तों 1980 के दशक में, जापान की इकोनॉमी इतनी हाई हुई थी, उसका जो शेयर मार्केट था वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। और लोगों का तो वही कहना था कि दोस्तों जापान की इकोनॉमी ऐसे ही बढ़ती रही तो एक दिन वो अमेरिका को पार कर जाएगी, अमेरिका को टेक ओवर कर लेगी। दोस्तों ये कोई कम बात नहीं है, सबसे बड़ी बात है। और उसके ऊपर दोस्तों कई सारा मूवी भी बना है दोस्तों। वो मूवी में वही दिखाया गया है कि जापान जो है अमेरिका को कैसे ओवरटेक कर लेगा आने वाले फ्यूचर में, क्योंकि जापान की जो इकोनॉमी है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। वहां के जो टेक्नोलॉजी है, वहां के जो इक्विपमेंट है, वहां की जो मेडिसिन है दोस्तों, उसकी दुनिया भर में चर्चा हो रही थी, जिसकी वजह से जापान का जो नाम है दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था दोस्तों। 1991 में ऐसा क्या हुआ जिसने जापान का फ्यूचर ही बदल दिया दोस्तों। 1990 के दिन जब जापान की इकोनॉमी बढ़ रही थी तो वहां पे जितने भी लोग थे उनको लोन भी इजीली अवेलेबल मिल जाता था बैंक से, क्योंकि वहां पे जितने भी बैंक थे, बैंक की संख्या भी बढ़ गई थी दोस्तों। जितने भी बैंक सब लोगों को लोन दे रहे थे, वो जो बैंक थे वो गवर्नमेंट अप्रूव नहीं थे, क्योंकि वहां की जो बड़ी बड़ी फाइनेंस कंपनी थी, एक जो स्कैमर टाइप की कंपनी होती है ना, फ्रॉड कंपनी, उसको चलाती थी। और उस टाइम दोस्तों जापान के जितने भी लोग थे उन लोगों को इजीली बिजनेस करने के लिए लोन अपने आप दे देती थी, जिसकी वजह से उनको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। पर जैसे ही 1991 में इकोनॉमिक कोलैप्स हुआ दोस्तों, पूरा जापान ही हिल गया। उसका जितना भी दोस्तों फाइनेंशियल रेशियो था, जितना भी शेयर बाजार का मार्केट था, वो सब धीरे धीरे गिरते चला गया। आज की डेट में भी आप देखेंगे जापान इतना विकसित होने के बाद भी दोस्तों वहां के जितने भी लोग हैं एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस को प्रायोरिटी ना देके वहां पे जितनी भी जॉब है उन पे ज्यादा लोग फोकस करते थे। क्योंकि दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि जापान में कोई भी कंपनी में आपको एक बार जॉब मिल जाए ना, तो वो जॉब आपकी परमानेंट हो जाती है, आप उसको छोड़ नहीं सकते। जो कि हालांकि ऐसा कोई रूल्स नहीं है, पर वहां का कल्चर ही ऐसा है। आपको एक बार जॉब लग गई तो आप उसको छोड़ नहीं सकते, जो कि दूसरी कंपनी आपको लेगी ही नहीं दोस्तों। वही कल्चर पे वो काम करता था। और आज की डेट में भी आप देखेंगे तो दोस्तों जापान यही कल्चर पे काम करता था। इसके कई सारे फायदे भी है और उसका दोस्तों नुकसान भी है दोस्तों। फायदा उसका ये है कि कोई भी आदमी को अगर जॉब मिल जाती है तो जॉब सिक्योरिटी उसकी बढ़ जाती है, उसको लाइफ टाइम तक कोई टेंशन नहीं रहता है, जिसकी वजह से जैसे सरकारी नौकरी रहती है दोस्तों प्राइवेट सेक्टर में, जापान में भी ऐसा ही है। आपकी जॉब की जो सिक्योरिटी है वो सबसे ज्यादा बढ़ जाती है। और उसका जो नुकसान है दोस्तों, नुकसान ये है कि आपकी कोई भी पहली कंपनी है, अगर आप उसमें चले गए, आपको वातावरण अनुकूल नहीं आ रहा है, आपका जो एटमॉस्फेयर है वो भी अनुकूल नहीं आ रहा है, वहां का वर्किंग जो कल्चर है वो भी आपको शूट नहीं कर रहा है, तो आपके लिए सबसे बड़ी वो चुनौती हो जाएगी। क्योंकि आप वो जॉब को छोड़ भी नहीं सकते और दूसरी जॉब आपको मिल भी नहीं सकती है। क्योंकि जापान जो बेस है दोस्तों, सबसे ज्यादा वहां पे जो काम करते हैं जॉब वाले लोग काम करते हैं। और 1990 में दोस्तों इकोनॉमिक कोलैप्स और शेयर मार्केट गिरने की वजह से जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी थी उसने हायरिंग करना बंद कर दिया। और 1990 में जितने भी आदमी ग्रेजुएट हुए दोस्तों उन लोगों को जॉब नहीं मिली। और सूत्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि करीबन 2 करोड़ ऐसे जितने भी लोग थे दोस्तों, जॉबलेस लोग जापान में घूम रहे थे, जिसकी वजह से जापान का जो इकोनॉमिक ग्रोथ था वो बढ़ ही नहीं रहा था, वो धीरे धीरे कम ही होता जा रहा था। फिर सन 2004 में जैसे दोस्तों ये सब मामला खत्म हुआ, फिर इकोनॉमी आगे आई दोस्तों। उस टाइम ग्रेजुएट की संख्या ज्यादा बढ़ गई थी। उस टाइम कंपनी वाले को नए नए जितने भी फ्रेशर आदमी थे वो भी मिल जाते थे, इसलिए जितने भी आदमी थे ना उन लोगों को जॉब नहीं मिल रही थी। करीबन माना जाता है 2 करोड़ जैसे लोग थे दोस्तों ऐसे ही घूम रहे थे। और उसकी उम्र भी हो गई थी 40 से 50 साल की 20। इसलिए दोस्तों जापान में सबसे ज्यादा आप देखेंगे तो सुसाइड का मामला भी उस टाइम बढ़ गया था, लोग डिप्रेशन में भी चले जाते थे दोस्तों। यही सब उसके पीछे बहुत सी बड़ा ये सब ही रीजन था, जिसकी वजह से जापान के जितने भी लोग थे वो सबसे ज्यादा बेरोजगार हो गए।
और ये जितने भी बेरोजगार लोग हैं ना दोस्तों, जापान की भाषा में उसको हिकिकोमोरी नाम से जाना जाता है। ये करीबन 2 करोड़ लोग ऐसे थे जो बेरोजगार थे, जिसकी वजह से जापान की जो इकोनॉमी उस टाइम बढ़नी चाहिए वो नहीं बढ़ पाई। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन की हम बात करेंगे तो जापान में हेल्थ कंपटीशन और हेल्थ वाले पब्लिक सबसे ज्यादा है। आमतौर पे आप देखेंगे तो 60 साल से ऊपर वाले दोस्तों करीबन 30% जितने लोग जापान में मौजूद है, जो उसकी इकोनॉमी कोई भी बढ़ोतरी नहीं करता है, क्योंकि वहां पे यंग जनरेशन है वो इतनी नहीं है। सबसे ज्यादा जो लोग है बूढ़े लोग ही है। इसकी वजह से सबसे ज्यादा जो इफेक्ट है उसकी इकोनॉमी पे पड़ता है, जिसकी वजह से जापान की जो इकोनॉमी है वो सबसे ज्यादा नहीं बढ़ पाती है। पर आने वाले समय में दोस्तों जापानी जो गवर्नमेंट है वो इसके प्रति बहुत लगाव रखती है, इसके प्रति बहुत ही उसका रुचि है, और कई सारे ऐसे जो काम है वो इसके पीछे कर रही है। वो तो अब आपको आने वाले फ्यूचर में ही पता चलेगा कि अब जो जापान खड़ा है उससे आगे वो कितना जा सकता है, वो आने वाले फ्यूचर में हमें पता चलेगा। दोस्तों कैसी लगी आपको इन्फॉर्मेशन? अगर ऐसे ही अमेजिंग वीडियो जानना है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।